हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। सबसे पहले तो मैं मनोज कुमार आपका सभी का आपके अपने चैनल स्टडी IQIAS हिंदी पर स्वागत करता हूं। और दोस्तों को जैसा कि हम लोगों ने आधुनिक भारत की एक जो श्रृंखला चलाई हुई है, आज उसमें हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। और वो टॉपिक है दोस्तों आज का आधुनिक भारत के निर्माता। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देखिए समझिए और उसके बाद आप सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि क्या इस तरह के क्वेश्चन भी बन सकते हैं। ध्यान रखिएगा, मॉडर्न इंडिया में आपके सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं हिस्ट्री में, खासकर मुख्य परीक्षा में, और आप अच्छे से जानते हैं प्रारंभिक परीक्षा में भी इसके कंसेप्चुअल क्वेश्चंस बनते हैं। और हम लोगों ने ये टॉपिक या श्रृंखला जो चलाई हुई है, उसका मकसद है कि आप लोगों को प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों की सारी चीजों को कंप्लीट करते चलें, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, आज अपने उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज अपना क्वेश्चन नंबर 15 डिस्कस करते हैं और बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आधुनिक भारत के निर्माता से संबंधित क्या और कैसे प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो चलिए सभी दोस्तों को बहुत बहुत स्वागत है। वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू एवरीबॉडी। क्या आप मुझे सभी लोग सुन पा रहे हैं अच्छे से? ओके, चलिए ठीक। तो इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले जो लोग मुझसे जुड़ना चाहते हैं उन लोगों के लिए एक मेरा परिचय लिंक है जिसके थ्रू आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं दोस्तों। ये मेरा टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, मेल आईडी है और ये टेलीग्राम का वार कोड है जिसके थ्रू आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। अपना कोई भी क्वेश्चन, कोई भी टॉपिक किसी तरीके का डिस्कस कर सकते हैं पढ़ाई लिखाई संबंधित। देखिए, हम लोग आपके साथ इसीलिए खड़े हुए हैं, बहुत सारे छात्र जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, बहुत सारे छात्र जो कि घर बैठ के तैयारी कर रहे हैं और उनके पास प्रॉपर गाइडेंस नहीं है, सही मार्गदर्शन नहीं है, ठीक है। तो वो लोग आप मुझसे जुड़ करके अपनी जो मूलभूत समस्या है पढ़ाई को लेकर के, उसको लेकर के आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है ना। और इसीलिए हम लोग अपना ये टेलीग्राम जो लिंक है मैंने आप लोगों को दिया हुआ है, ठीक है ना। इसमें आपके क्वेश्चन डिस्कशन वो तो आप कर ही सकते हैं, साथ के साथ इसमें इंपॉर्टेंट आपका जो मटेरियल है, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का टॉपिक है या कोई भी इंपॉर्टेंट जो चीज हो सकती है आपके एग्जाम दृष्टिकोण से, वो सभी चीज हम लोग प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। तो चलिए अपना तो जो टॉपिक है, क्वेश्चन है, उसको हम लोग देखते हैं, उसके बाद हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना एवरीबॉडी। तो आज का क्वेश्चन है, मैं आपका जो क्वेश्चन है उसको देखिए, ध्यान से सुनिए। विलियम बेंटिक और लॉर्ड डलहौजी में से किसे आधुनिक भारत का निर्माता कहा जा सकता है और क्यों? सोचिएगा, कहा जा सकता है और क्यों। ध्यान रखिएगा, ये विलियम बेंटिक है और ये लॉर्ड डलहौजी आपके सामने हैं। और दोनों ने, ध्यान रखिएगा, भारत में बहुत सारे सुधार किए, बहुत सारी नीतियों को क्रियान्वित किया, एक भारत को बनाने में अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और इसीलिए दोनों को कंपेयर करते हुए क्वेश्चन पूछा गया। यह क्वेश्चन नहीं पूछा गया कि विलियम बेंटिक की उपलब्धियां क्या हैं, विलियम बेंटिक के सुधार क्या हैं, लॉर्ड डलहौजी की उपलब्धियां और उसके सुधार क्या हैं, यह नहीं पूछा गया। यह पूछा गया है कि दोनों में से आधुनिक भारत का निर्माता किसे कहा जा सकता है और क्यों। अब यह बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है कि भाई दोनों के कार्यों और उनके जो गतिविधियां हैं उनको कंपेयर कर देंगे, उसके बाद इसका निष्कर्ष लिख देंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, उस पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। एक विलियम बेंटिक, इनके बारे में पता होना चाहिए। लॉर्ड डलहौजी, इन दोनों लोगों ने जो भी कार्य किए हैं, ध्यान रखिएगा, इन दोनों के कार्यों की जानकारी तो हमको पता होना ही चाहिए, सारी की सारी। लेकिन साथ के साथ एक चीज और है जो बहुत गहराई से समझने की जरूरत है। वही गहराई एक यूपीएससी का जो रियल एस्पिरेंट है, ध्यान रखना, रियल एस्पिरेंट जो सिविल सेवक बनने की योग्यता रखता है, वही उस चीज को पकड़ पाएगा। आधुनिक भारत, बात यह आती है कि आधुनिक भारत किसे कहते हैं।
अगर आधुनिक भारत की पहचान, आधुनिक भारत की आइडेंटिटी, उसकी विशेषताएं आपको नहीं पता, तो आप इसका आंसर कभी भी अच्छे से नहीं लिख सकते। आंसर तो लिखेंगे, लेकिन उत्तर की डिमांड के अनुसार नहीं लिखेंगे। आपका आधुनिक भारत का कहने का मतलब क्या है, वो क्या चीज है? आपको अगर ध्यान हो तो मैंने स्टार्टिंग के जब पहला दूसरा क्वेश्चन जब डिस्कस किया था, पहला क्वेश्चन पहला टॉपिक जब डिस्कस किया था, उसमें मैंने आधुनिक भारत की सारी विशेषताओं को डिस्कस किया था। इसलिए तीसरी चीज आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बात लिखनी है वो ये है कि आधुनिक भारत के अकॉर्डिंग इनकी गतिविधियों को हमें चेक करना होगा। ध्यान रखना, ये बहुत बड़ी बात है। अगर खाली इनके कार्य लिख देंगे तो उससे कुछ नहीं होने वाला है, हमें आधुनिक भारत के संदर्भ में भी लिखना पड़ेगा। इसका मतलब है हमें कार्य लिखने हैं किसके? बेंटिक की गतिविधियों के बारे में बात करनी है, हमें डलहौजी की गतिविधियों के बारे में बात करनी है, और उसके बाद इनकी गतिविधियों को भारत के आधुनिक जो रूप है, आधुनिक भारत के संदर्भ में क्या करना है? इनकी तुलना करनी है कि आखिर इन्होंने भारत को एक आधुनिक भारत बनाने में अपनी भूमिका कैसे निभाई, कितनी निभाई। ध्यान रखना, अब बात आती है क्या निर्माता कहा जा सकता है और क्यों। अब बात आती है क्या कहा जा भी सकता है कि नहीं कहा जा सकता, यह भी तो डिसाइड करना है। बात समझिएगा, क्या इन्हें आधुनिक भारत का निर्माता कह सकते हैं या कोई और है आधुनिक भारत का निर्माता? फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया किसी और को कह सकते हैं? सोचना। और उसी तरीके से बात आती है तो क्यों, यह प्रश्न के मूलभूत बिंदुओं को जानने की जरूरत है। प्रश्न जितना सीधा लगता है यूपीएससी के अंदर, उसकी गहराई उतनी ही होती है। और यहां पर मार्काट जो है बेटा, ध्यान रखना, कंपटीशन है एक एक नंबर का। आपकी सालों की मेहनत, सालों का खर्च किया पैसा, सालों की मेहनत, आपकी उम्मीदें, आपके सपने एक नंबर से टूट भी सकते हैं। ध्यान रखना, एक नंबर से सब कुछ तबाह हो सकता है। इसलिए एक एक चीज को समझते हुए एक एक पॉइंट पर काम करने की जरूरत है। मैंने पहले ही कहा, स्टडी आईक्यू का कोई भी फैकल्टी आपको ऐसा पढ़ाते हुए नहीं मिलेगा जो आपको मजा आए, अच्छा लगे, लेकिन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी ना हो। स्टडी आईक्यू के सभी फैकल्टीज, इवन मैं खुद, सब एक से बढ़कर एक, केवल एक ही काम के लिए करते हैं, और वो है आपका सिलेक्शन, आपकी पढ़ाई सीरियसनेस के साथ में। तो ध्यान रखिएगा, इस चीज को अगर आपने समझना है तो यही वो चीज है। इसी तरीके से प्रश्न को समझना है, और यही वजह है कि हम लोगों ने उत्तर लेखन की श्रृंखला शुरू की है। ये ध्यान रखिएगा। ओके, तो क्लियर हो गया। अब बात आती है असली चीज कि क्या इन्हें कह सकते हैं आधुनिक भारत का निर्माता, कह सकते हैं, कहते हैं, और कहते भी हैं तो क्यों, किस आधार पर? तो आधार क्या है, वो तुलना होगी। कह भी सकते हैं या नहीं कह सकते, वो भी तुलना से ही पता चलेगा कि वास्तव में ऐसा है भी कि नहीं है। ठीक है ना? ध्यान रखिएगा, यह कंसेप्ट है, इस तरीके से प्रश्न को समझना है। पहले इन दोनों के कार्य हमको जानने हैं, फिर इन दोनों की तुलना करनी है। ध्यान रखना, और तुलना करने के संदर्भ में ही हम ये जानने की कोशिश करेंगे क्या इन्हें हम आधुनिक भारत का निर्माता कह सकते हैं और क्यों। यस, ओके। इसी तरीके से आपको एक एक चीज यूपीएससी के लिए पढ़ने की आवश्यकता है। ध्यान रखिएगा एवरीबॉडी, इट इज क्लियर। चलिए, अब इसके आगे अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने स्टडी आईक्यू में आप लोगों के लिए 2024 के लिए एक नया बैच प्लान किया है, इवनिंग बैच। ध्यान रखना, इवनिंग बैच प्लान किया है ये, और ये इवनिंग बैच आपका 22 तारीख से, यानी 2 दिन बाद,
ये बैच स्टार्ट हो रहा है और ये बैच आपको इवनिंग में 6 PM स्टार्ट होगा। क्लियर है? इसकी जो फीस है, एक्चुअल फीस आपकी 70,000 है, लेकिन अगर आप MK लाइव कोड का यूज करते हैं तो इससे आपकी जो फीस लगेगी मात्र 29,999 रुपए लगेगी। पूरे 1 साल का कंप्लीट कोर्स है ये, ध्यान रखना। और ये कैसा है? P2I बैच, यानी कि इसमें वो सारी फैसिलिटीज मिलेंगी जिसमें आपको एक मेंटर दिया जाएगा, आपको बुक्स प्रोवाइड कराई जाएंगी, टेस्ट सीरीज होगी, ध्यान रखना, आंसर राइटिंग होगी, और सबसे बड़ी चीज मेंस का, आपके जब मेंस का टाइम पीरियड आएगा तो मेंस के टाइम पीरियड में आपको मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम भी उपलब्ध कराया जाएगा, यानी कि आपको दिल्ली बुला करके अपने साथ यहां रखा जाएगा, जिसके खाने पीने रहने का खर्चा संस्थान उठाएगा, और आपको पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, प्रैक्टिस कराएंगे उस पीरियड में 4 महीने तक। और 4 महीने का खर्चा क्या है? टोटल क्या रहे? सोचिए, आपको 1 साल पूरा पढ़ाएंगे, इंटरव्यू तक आपको कंप्लीट कराएंगे, और अलग अलग स्ट्रेटजी के साथ करेंगे। हर स्टेज की एक अलग स्ट्रेटजी होगी। ये एक पैटर्न है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो इसको बिना देर किए, ऑलरेडी हम लोग, ध्यान रखना, जो अब तैयारी कर रहे हैं 2024 के लिए, ऑलरेडी 3 से 4 महीने लेट हैं। ध्यान रखना, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 4 महीना, चौथा महीना चल रहा है, 4 महीने कम से कम लेट हैं, ध्यान रखिएगा। इसलिए इससे ज्यादा अब लेट मत करिए, ठीक। दूसरा, जो लोग 2025 के लिए करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए P2I बैच, उनके लिए भी स्पेशल इवनिंग बैच आपका 19 तारीख, 16 तारीख से स्टार्ट हो चुका है, लेकिन 19 तारीख से ये बैच क्या है, प्रॉपरली ओरिएंटेशन के साथ स्टार्ट हो गया है। 16 तारीख से इसका ओरिएंटेशन स्टार्ट हुआ था, अब जाकर के ये बैच स्टार्ट हो चुका है। इसको चाहें तो इसको भी शाम को 6 बजे इस बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन ये 2 साल का पूरा बैच है, जिसकी फीस आपकी कितनी होगी? 36,000 रुपए। कोड आपको वही यूज करना पड़ेगा, MK लाइव, ओके। और इसमें जो कंसेप्ट है लॉन्ग टर्म वाले बैच में, इसमें देखेंगे तो आपका ये एक डिवीजन है, ये हम 2024 तक कंप्लीट, आपकी पूरी तैयारी कंप्लीट कराएंगे। पहले प्री फाउंडेशन, फिर फाउंडेशन, पूरा 1 साल का, और उसके बाद प्रैक्टिस हर स्टेज पर, प्री के टाइम पर प्री की, मेंस के टाइम पर मेंस की, और इंटरव्यू के टाइम पर इंटरव्यू की। और कहा जाता है जो सफल होते हैं उनको आप लोग बात करेंगे, पूछेंगे, आप जानेंगे, सच्चाई समझिएगा। सिलेक्शन प्रॉपर तरीके से एक समझदार आदमी को एग्जाम में प्रॉपर तरीके से तब अपीयर होना चाहिए जब उसकी तैयारी पूरी हो चुकी हो। तो इससे बेहतर उपाय नहीं हो सकता। आप पूरी तैयारी ढंग से कर लीजिए, उसके बाद एग्जाम में उतरते आइए, फटाफट फटाफट आपके एग्जाम क्लियर होते चले जाएंगे, सारे रिजल्ट। बस आपको हमारे साथ बैठ करके ढंग से तैयारी करनी है, काम हो जाएगा, ठीक है ना एवरीबॉडी। हम आते हैं अपने टॉपिक पर, विलियम बेंटिक और लॉर्ड डलहौजी। इसमें सबसे पहले हम विलियम बेंटिक के कार्यों को देखने की कोशिश करते हैं कि विलियम बेंटिक ने भारत में क्या किया था, ठीक है ना। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, अगर हम उसके यहां पर देखें तो 2 तरह की चीजों को हम देखेंगे। सबसे पहले इसकी राज्यों के प्रति नीति, राज्यों के प्रति नीति। इसने राज्यों के प्रति कई प्रकार की नीतियां अपनाई थी, ठीक है ना। कुछ राज्यों के साथ इसने बिल्कुल तटस्थता की नीति अपनाई, बोले कि टिट फॉर टैट, जैसा है वैसा रहने दीजिए। कुछ लोगों के साथ में इसने मैत्रीपूर्ण संबंध भी बनाया, कुछ राज्यों को साथ उसने अपने साम्राज्यवादी नीति के साथ उसको मिला भी लिया, यह भी किया, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो यहां पर इसने कई तरह की नीतियों को अपनाया, जैसे तटस्थता की नीति, तटस्थता की नीति भी अपनाई, यानी कि जैसा है वैसे रहने दिया जाए। इनमें कौन कौन है? हैदराबाद, कोटा, जयपुर, जोधपुर, बूंदी, यानी मोस्टली आपके राजस्थान के राज्य, इनके साथ उसने कोई भी भेदभाव नहीं किया, मतलब जैसा है वैसे ही उसको रहने दिया, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। दूसरी इसने नीति अपनाई उदार नीति, उदारता की नीति, वो सिंधिया के साथ अपनाई।
सिंधिया, ग्वालियर के सिंधिया, इनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया, बहुत लिबरल बिहेव, ठीक है ना। इसने हस्तक्षेप की नीति भी अपनाई, यानी कि जिनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया, और वो कौन सा है, बड़ौदा का रियासत, बड़ौदा की रियासत, इनके मामले में उसने हस्तक्षेप किया, ठीक है। और इसने साम्राज्यवादी नीति भी अपनाई, यानी साम्राज्य को मिलाने की, और वो था सतारा का राज्य। सतारा को अपने क्षेत्र में इसने मिला लिया, और एक कह सकते हैं मैत्रीपूर्ण नीति, यानी कि कुल मिलाकर के जैसा राज्य है वैसी इसने अपनी नीति अपनाई, यानी भारतीय राज्यों के साथ एक अच्छा व्यवहार करने की कोशिश की। और मैत्रीपूर्ण नीति जो है वो ध्यान रखना, दो, एक सिख राज्य यानी कि राजा रंजीत सिंह, और एक सिंध क्षेत्र, ध्यान रखना, राजा रंजीत सिंह, इनके साथ मित्रता की नीति अपनाई इसने, ध्यान रखेगा। ओके, ये तो राज्य की साम्राज्यवादी नीति के तहत है, हम कह सकते हैं राज्यों के प्रति इसकी नीति जो रही वो ये है, ठीक है ना। तो यानी कि भारतीय राज्यों के साथ किस तरह की नीति अपनाई गई, एक। दूसरा, यहीं पर ध्यान दीजिएगा, इसने एक काम और किया, वो है आपकी प्रशासनिक सुधार। इसने कई सारे प्रशासनिक सुधार भी किए, उनको भी आपको समझना चाहिए, प्रशासनिक सुधार। तो नंबर एक ये रहा, नंबर दो आपके प्रशासनिक सुधार। प्रशासनिक सुधार में क्या किया, सबसे पहले जो आईएएस की पोस्ट थी, ध्यान रखना, इसमें जिलाधिकारी के ऊपर एक कमिश्नर का पद बनाया, कमिश्नर का पद। ये इसने नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया, बोले कि इनके ऊपर एक कमिश्नर भी रहेगा, ध्यान रखना। दूसरा, प्रशासन में भारतीयों को शामिल करना शुरू किया, भारतीयों को प्रवेश दिया इसने पहली बार प्रशासन में, कि भाई हमको योग्यता के आधार पर कुछ लोगों को चयन करना पड़ेगा, क्योंकि भारतीय लोग कम पैसे में काम करने के लिए तैयार हैं, और अंग्रेजी वो जानते ही हैं, बात समझ गए। तो ये उसने किया, ठीक। तीसरा काम क्या किया उसने, गांव में जो पटेल थे, पटेल और जो जमींदार थे, इनको जमींदारों को पुलिस का अधिकार दे दिया, कि भाई गांव के स्तर पर आप लोग खुद का पुलिस का काम करिए, पुलिस का अधिकार उनको दे दिया। ये सोचिएगा, तो प्रशासनिक सुधार हो गए। पहला, राज्यों के प्रति नीति, यानी कि अच्छे संबंध बनाने की कोशिश की, केवल सतारा को छोड़ करके, ठीक ना। दूसरे, प्रशासनिक स्तर पर सुधार किया। तीसरा देखा जाए तो इसने न्याय के क्षेत्र में, न्यायपालिका के क्षेत्र में क्या किया, न्यायपालिका के क्षेत्र में ध्यान रखिएगा, इसने पहला काम तो यह किया, इलाहाबाद में रेवेन्यू कोर्ट की स्थापना की। इलाहाबाद में रेवेन्यू कोर्ट की स्थापना, ध्यान रखना बेटा, यही क्वेश्चन से, ऐसे क्वेश्चंस, सती प्रथा हर कोई जानता है, ठगी प्रथा हर कोई जानता है, लेकिन कुछ ऐसे प्रशासनिक कार्य जो आपने पढ़े नहीं है, ढंग से पढ़ लीजिए उनको। यूपीएससी वहां से पूछता है जहां से सामान्य स्टूडेंट की और सामान्य पेपर बनाने वालों की, सामान्य कोचिंग वालों की लिमिट खत्म होती है, और यूपीएससी की लिमिट वहां से शुरू होती है। तो हमें जहां पर सामान्य चीजें होती हैं उसके आगे पढ़ना है, यानी सामान्य चीजें तो पता होने ही होनी चाहिए, लेकिन उसके आगे हमको बढ़ना है। यही है यूपीएससी की पहचान। पेपर उठा के देखिएगा, जहां आम आदमी की, आम लोगों की, आम कोचिंग वालों की समझ खत्म होती है, यूपीएससी वहां से आगे सोचना शुरू करता है। तो आपको कहां से करना है माय डियर, बताइए, यहां से। तो इलाहाबाद में रेवेन्यू कोर्ट बनाया, और इसने क्या किया, आगरा में इसने सुप्रीम कोर्ट बनाया। एक सुप्रीम कोर्ट तो कलकत्ता में था ही, आगरा में और बना दिया, ठीक ना। और तीसरा काम इसने एक और किया, कि न्यायपालिका में फारसी की जगह, फारसी के स्थान पर
सोचिएगा, स्थानीय भाषा को बढ़ावा दिया, स्थानीय भाषा को बढ़ावा। ये जो पॉइंट बता रहा हूं ना बेटा, अगर यही क्वेश्चन पूछ लिए जाए प्रारंभिक परीक्षा में तो आप हिल जाएंगे कि आखिर ये किसने किया था, किया भी था कि नहीं किया था। ठीक है ना, ध्यान रखना। अगला ध्यान रखिएगा, लगान के क्षेत्र में इसने कई सुधार किए। ठीक है ना, पहले जो लगान चलता था ध्यान रखना, वो अंदाज से नहीं दिया इसने, बोले कि इसने लगान की जो प्रणाली शुरू की उसको समझिएगा। लगान की प्रणाली में इसने भूमि की पैमाइश कराई, भूमि का आकलन किया, उसकी पैमाइश कराई, उसका मानचित्र बनवाया, मानचित्र के आधार पर। ध्यान रखिए लगान, सोचिए जो फसल है, फसल की किस्म जैसी उसकी किस्म है, ध्यान रखना, और जैसी उसकी उपज है, किस्म और उपज के आधार पर तय किया। ये रहा लगान, उसकी किस्म और उसकी उपज के आधार पर तय किया। और तीसरी चीज लगान के क्षेत्र में, और ध्यान रखिएगा, वो काम किया कि 5 वर्ष के स्थान पर, अब ये प्रणाली के स्थान पर अगले 30 वर्ष के लिए इस प्रणाली को लागू किया, के स्थान पर 30 वर्ष के लिए प्रणाली लागू की। सोचिएगा, यानी 5-5 साल पर बदलेगी नहीं, बोले इकट्ठा कर दिया 30 साल के लिए। अब आराम से जो व्यवस्था बनाई गई, आराम से उसका उपयोग करिए, आराम से रहिए, आराम से काम करिए। ये इसके सोचिए प्रशासन के सुधार, साम्राज्य के सुधार, न्यायपालिका के सुधार, लगान व्यवस्था के सुधार, सोचिएगा किस स्तर पर उसने ये सारी चीजें की हैं। अब आ जाइए इसके बाद, ध्यान रखिएगा और क्या किया इसने, यहीं पर देखिएगा। इसने काम किया आपके किस क्षेत्र में, समाज सुधार के क्षेत्र में, समाज सुधार के क्षेत्र में। और समाज सुधार के क्षेत्र में आप सब लोग जानते हैं, इसने सती प्रथा कानून लागू किया, इसने ठगी प्रथा को समाप्त किया, ठगी प्रथा। और इसके लिए ध्यान रखिएगा, इसने कर्नल स्लीमैन की नियुक्ति की, कर्नल स्लीमैन की नियुक्ति की इसके लिए, ठगी प्रथा को इसने खत्म किया। सोचिएगा, इसने एक काम और भी किया, वो था धर्म परिवर्तन के जो नियम हैं उनको आसान बनाया, के नियमों को आसान बनाया। ठीक है ना, इसके अलावा कुछ इसने प्रावधान और भी किए। शिक्षा के क्षेत्र में इसने क्या किया, मैकॉले की नीति को लागू किया। और मैकॉले की नीति कौन सी है, अधोमुखी निस्यंदन का सिद्धांत, यानी कि अंग्रेजी शिक्षा। और खास बात, अधोमुखी निस्यंदन का सिद्धांत, यानी कि टपकन का सिद्धांत, यानी केवल उच्च वर्ग को शिक्षा देनी है, निम्न वर्ग ऑटोमेटिक ऊपर से नीचे सीख जाएगा। इन सारी चीजों को उसने लागू किया। यही क्वेश्चन बनने हैं बेटा, ध्यान रखना, ये सारी चीजें इसने की हैं। ठीक है ना, और क्या किया इसके मामले में, इसने अन्य सुधार में देख सकते हैं, अन्य सुधार में देखेंगे तो 1833 का चार्टर एक्ट आया, चार्टर एक्ट, सोचना ये रहा। और इस चार्टर एक्ट से क्या बना, अब बंगाल का गवर्नर जनरल अब क्या बन गया, भारत का गवर्नर जनरल। सही है गलत है,
भारत का गवर्नर जनरल बन गया। और तीसरी चीज और एक और कह सकते हैं, और वो है इसने प्रेस के प्रति उदार नीति को अपनाया। प्रेस के प्रति उदार नीति को अपनाया। ये तो प्रेस की स्वतंत्रता चाहता ही था, लेकिन इसका ट्रांसफर पहले हो गया, तो इसके बाद में एक व्यक्ति और आया जिसने भारत की प्रेस को मुक्त कर दिया। यानी कि कानून इसके समय बना भारतीय प्रेस की मुक्ति के लिए, लेकिन सिग्नेचर अगले गवर्नर जनरल ने किए, इसलिए इसके हाथ से क्रेडिट छिन गया। अब सोचिए, ये सारे के सारे इसके कंसेप्ट हैं जो सुधार हैं। अब इनमें से देखिएगा ऐसे कौन से सुधार हैं जो भारत को आधुनिक भारत बनाने के लिए जरूरी हैं। सोचिएगा। क्लियर? अब आ जाते हैं इसके बाद डलहौजी। डलहौजी ने क्या किया? डलहौजी के अगर बात संदर्भ में बात करें तो डलहौजी ने अगर बात किया जाए तो राज्यों के प्रति नीति जो अपनाई है वो आपकी साम्राज्यवादी नीति है। साम्राज्यवादी नीति, ये कोई उदार नहीं है, कोई तटस्थता की नीति नहीं है, कोई मित्रता की नीति नहीं है, बल्कि इसने सारे के सारे राज्यों का विलय कर लिया। यानी साम्राज्यवादी नीति यानी कि राज्यों के विलय की नीति, के विलय कर लिया। और कौन कौन से राज्य हैं ये ध्यान रखिएगा, ये रहे, ठीक है ना। ये है आपका सबसे पहले सतारा, दूसरा जैतपुर, नंबर 1, नंबर 2, ठीक है ना, नंबर 3 संभलपुर, ठीक है ना। उसके बाद नंबर 4 बघाट, नंबर 5 उदयपुर, नंबर 6 झांसी और नंबर 7 नागपुर। यानी कि सतारा, जैतपुर, संभलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर, इनको क्रम से उसने मिला लिया। और वो भी कौन से कंसेप्ट के माध्यम से? गोद लेने के अधिकार के माध्यम से, गोद लेने के अधिकार के द्वारा। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा कि भाई उसने कह दिया कि भाई जिनका सही उत्तराधिकारी नहीं है उनके राज्य को हम मिला लेंगे। यानी कि हम उनको गोद लेने का अधिकार नहीं देते, केवल गोद वही राज्य ले सकते हैं जो हमसे स्वतंत्र हैं। लेकिन जो मुगलों के अधीन थे या जिन राज्यों का निर्माण हमने किया था उनको हम ये परमिशन नहीं देंगे। इस तरीके से इनको मिला लिया गया, राज्यों का विलय किया गया। दूसरे कुछ राज्य और मिलाए गए जिनको हम कहते हैं किसके माध्यम से? युद्ध के द्वारा। युद्ध के द्वारा 2 राज्य और मिलाए गए। कौन कौन से हैं? सोचिएगा। पंजाब और बर्मा का क्षेत्र मिलाया गया। पंजाब और बर्मा का कुछ क्षेत्र भारत में मिलाया गया। कुछ को कुशासन के आधार पर मिला लिया, कुछ को कुशासन के आधार पर मिला लिया। कौन कौन से हैं कुशासन के आधार पर? ध्यान रख लीजिए, ये रहे 2। एक है आपका बरार और दूसरा है आपका अवध। बरार और अवध, ये रहे, ये कुशासन के आधार पर। कुल मिलाकर के इसने क्या किया? साम्राज्यवादी नीति के माध्यम से भारत के, सोचिएगा, कि बिखरे हुए राज्यों को, ध्यान रखना, बिखरे राज्यों को एक साम्राज्य में बदल दिया। यानी कि एक भारत बनाने में इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक भारत बनाने में, सोचिएगा, बिखरे हुए राज्यों को इकट्ठा कर दिया, बोले सब इसमें मिल जाइए। अब इस तरह सोचिए, अवध भी मिला लिया, ये भी मिला लिया, सारे राज्यों को इसने मिला करके एक भारत बना दिया। पहले इनका क्षेत्र क्या था? इनका क्षेत्र था पहले बंगाल था, ठीक है ना, मैसूर वाला था, मैसूर कर्नाटक वाला ये क्षेत्र था, ठीक है ना, मराठाओं का क्षेत्र था, ठीक है ना, ये थे। बाद में अब क्या किया? इस सबको मिला लो भाई, अब पूरा भारत एक कर दिया इसने। यानी कि इस तरीके से इसने क्या किया?
एक भारत का निर्माण, एक भारत का निर्माण किया। और इतने से संतुष्ट नहीं हुआ, इसने उसके आगे क्या किया, ध्यान रखिएगा, इसके आगे इसने कुछ और काम भी किए। इसने, सोचिएगा, अन्य सुधार क्या किए हैं वो देख लीजिए। अन्य सुधार इसने जो किए, जिसके माध्यम से बहुत बड़ा योगदान मिला, इसने, सोचिए, यातायात और संचार के साधन विकसित किए। संचार के साधन विकसित किए। कौन कौन से देख सकते हैं। सबसे पहले इसने जीटी रोड का निर्माण किया। ये रहा, जो शेरशाह सूरी मार्ग था उसी को क्या बना दिया, इसने जीटी रोड बना दिया। ठीक है ना, क्लियर हो गया। इसने रेलवे का विकास किया। रेलवे का विकास, पहली बार भारत में पहली रेल चलाई गई। इसी ने डाक विभाग का गठन किया। संचार के क्षेत्र में डाक विभाग, पोस्ट ऑफिस का गठन। ठीक है ना। इसी ने और क्या किया, पहली बार तार प्रणाली लागू की। तार प्रणाली कलकत्ता से आगरा, ये रही। और ये आपकी जानते ही हो, पहली रेलवे लाइन कहां से चलाई गई, बॉम्बे टू थाने या पूना टू थाने, बताइए कहां से कहां तक, आप लोग जानते हैं। इसके अलावा और क्या किया इसने, इसने बनाया पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, पीडब्ल्यूडी विभाग का गठन किया, यानी कि लोक निर्माण विभाग का गठन किया। सोचना, इसने शिक्षा के क्षेत्र में सुधार किया। और क्या शुरू किया, चार्ल्स वुड डिस्पैच का गठन किया। इसी के समय में चार्ल्स वुड डिस्पैच, ये रहा, इसका निर्माण किया इसने। सोचिएगा कितने सारे काम किए हैं इसके अंतर्गत। ये सारी चीजें इसने सुधार के कार्य किए हैं। ये डलहौजी के कार्य हैं। सोचना, एवरीबॉडी क्लियर है। अब बात आती है कि जब इन दोनों कार्य समझ में आ गए, तो आप बताइए कि क्या इन दोनों ने आधुनिक भारत के निर्माण में अपना योगदान दिया कि नहीं दिया। सोचिएगा, अब दोनों की तुलना करेंगे। ये रहा, पहले यह जानने की कोशिश करेंगे कि आधुनिक भारत किसे कहेंगे, उसी के अनुसार तय किया जा सकता है कि इनमें से किसे आधुनिक भारत का निर्माता कह सकते हैं। तो आधुनिक भारत किसे कहते हैं, आधुनिक भारत का मतलब यहां पर समझिए। सबसे पहले आधुनिक भारत का अर्थ होता है भौगोलिक रूप से एक, भौगोलिक रूप से एक विशाल राज्य। ठीक है ना, एक प्रशासनिक दृष्टिकोण से कैसा है, एक है, भौगोलिक रूप से भी और प्रशासनिक दृष्टिकोण से भी। ठीक है ना। उसके बाद देखा जाए तो यहां पर सामाजिक स्तर पर समानता की नीति, समानता की और सामाजिक सुधारों की नीति। ठीक है ना। उसकी जो रूढ़िवादिताएं उनको खत्म करना, जो कट्टरपन है, रूढ़िवादिता है, उनको खत्म करना। ठीक है ना। इसी में शिक्षा का विकास करना, महिलाओं का विकास करना, ये सारी चीजें सामाजिक क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। क्लियर हो गया। तीसरा इसमें आता है आर्थिक विकास। आधुनिक का मतलब होता है आर्थिक विकास। और आर्थिक विकास यानी कि बाजार आधारित अर्थव्यवस्था, बाजार आधारित अर्थव्यवस्था का विकास। इन आधार पर भौगोलिक, प्रशासनिक
सामाजिक, आर्थिक, यही प्रशासनिक यानी कि राजनीतिक। तो राजनीतिक दृष्टिकोण से भी सोचिएगा, प्रशासनिक या राजनीतिक दृष्टिकोण से एकता। अब आप सोचिएगा, अब इन दृष्टिकोण से देखें, ये है आपकी विशेषताएं जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत ऐसा है। ठीक है ना? तो अगर हम इन दृष्टिकोण से देखें तो विलियम बेंटिक और लॉर्ड डलहौजी दोनों ने अपने अपने स्तर पर अपने अपने हिसाब से आधुनिक भारत के निर्माण में योगदान दिया, लेकिन दोनों को हम पूर्ण रूप से यह नहीं कह सकते कि इनमें से कौन आधुनिक भारत का निर्माता है, क्योंकि दोनों में से कोई भी पूरी तरह आधुनिक भारत का निर्माता भी नहीं है और यह भी नहीं कह सकते कि दोनों ने आधुनिक भारत के निर्माण में कोई योगदान नहीं दिया। अब यहीं पर आपको समझना होगा। क्लियर है? समझिएगा। तो पहला पॉइंट, इनके कार्यों के आधार पर देखें, के आधार पर अगर हम देखें तो कह सकते हैं कि दोनों ने अपने अपने दृष्टिकोण से आधुनिक भारत के निर्माण में योगदान दिया। निर्माण में योगदान दिया। ठीक है ना? ध्यान रखिएगा। या कह सकते हैं इन्होंने भारत को आधुनिक बनाने में योगदान दिया। लेकिन यहीं पर नोट कर लीजिएगा, लेकिन दोनों में से किसी को भी पूरी तरह, ध्यान रखिएगा, पूरी तरह आधुनिक भारत का निर्माता नहीं कह सकते। निर्माता नहीं कहा जा सकता। समझ सकता। क्यों नहीं कहा जा सकता? क्योंकि आधुनिक भारत बनाने में इनके अलावा और भी बहुत सारे लोगों ने अपना अपना योगदान दिया है। ध्यान रखना। तो यहीं पर लिख सकते हैं, क्यों कि आधुनिक भारत के निर्माण में अनेक लोगों का योगदान है और भारत अभी भी आधुनिकता की ओर बढ़ रहा है यानी पूरी तरीके से अभी भारत आधुनिक भारत बना भी नहीं है, क्योंकि अभी भी हमारे यहां बहुत सारी सामाजिक समस्याएं हैं, बहुत सारी धार्मिक कुरीतियां हैं, सामाजिक कुरीतियां हैं, बहुत स्तर पर भेदभाव है, सभी जगह स्तर पर राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह से लागू नहीं है। अब सोचिए, क्या अभी तक महिलाओं को सुप्रीम कोर्ट ऊपर लोकसभा, विधानसभाओं में, राज्यसभा में, एमपी में, संसद में कहीं पर रिजर्वेशन के माध्यम से पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिल रहा है? क्या नहीं मिल रहा। अभी उनको आरक्षण की जरूरत है। सोचिएगा, क्या दलितों को पूरी तरह से सभी जगह पर पूरा सम्मान मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। कई कई जगह पर उनके साथ कुछ लोग जो हैं गलत व्यवहार कर बैठते हैं। ठीक है ना? तो ये अभी भी बहुत सारी चीजें चल रही हैं। अभी भी महिलाओं के प्रति हमारी सोच में पूरी तरह बदलाव नहीं आया है। ये है। तो भारत अभी बन रहा है। अब इसमें योगदान किस किस का है, यहीं पर आप लिख सकते हैं। बहुत सारे लोगों का योगदान है। सोचिएगा, देखिएगा, नेहरू का, पटेल का, गांधी का, सुभाष का, बहुत सारे लोगों का। इसमें स्त्री पुरुष सभी लोगों के आप एग्जाम्पल डाल सकते हैं, उदाहरण इनके सबके डाल सकते हैं। सोचिएगा, राजा राम मोहन राय का, राजा राम
मोहन राय का, सोचिएगा, इसमें सर सैयद अहमद खां का, अहमद का, इसी में आप उदाहरण डाल सकते हैं आप, क्या नाम है उनका, दादा भाई नौरोजी का। बात समझ रहे हैं ना? तिलक का, इस तरीके से बहुत सारे लोगों का, रानी लक्ष्मीबाई से लेकर के बहुत सारे लोगों का योगदान दे सकते हैं। जिसको चाहे उसको आप योगदान दे सकते हैं। इंदिरा गांधी का, सोचिए, आपके लाल बहादुर शास्त्री का। इसलिए अकेले इन दो लोगों को आधुनिक भारत का निर्माता नहीं कहा जा सकता। क्लियर हो गया? यह निष्कर्ष है। इस तरीके से आपको पढ़ना है, इस तरीके से आपको करना है। एवरीबॉडी, इट इज क्लियर? इस तरीके से आप लोगों को आंसर लिखना होता है, इस तरीके से आपको पढ़ना होता है। इसी में सोचिएगा आपका निबंध का टॉपिक भी तैयार हो जाता है। इसी में आपके प्रारंभिक परीक्षा के दोनों सारे पहलू क्लियर हो गए, डलहौजी और उनकी नीतियां, बेंटिक की नीतियां, सारी चीजें। हां, उन्होंने आधुनिक भारत को बनाने में योगदान दिया, लेकिन निर्माता नहीं है। इसलिए क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए, उसका विश्लेषण कीजिए। ध्यान रखना, जरूरी नहीं है कि जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका आपको एज इट इज उसी का आंसर देना है, आपका पक्ष लेना ही है। आप उसको डिनाई भी कर सकते हैं। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से आपको करना होता है। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम विलियम बेंटिक के कार्यों को बताएंगे, ठीक है ना, संक्षिप्त में, यानी कि लगभग 80, मान के चलिए 60 से 70 शब्दों में। इसी तरीके से 60 से 70 शब्दों में इसको, और लगभग 80 से 100 शब्दों में इसको लिखना है, क्योंकि यह सबसे ज्यादा विश्लेषण मांगेगा। यही निष्कर्ष है, और आपका आंसर इसी पर तय करेगा कि आपने क्या किया है, क्या नहीं किया है। यही है। अब आराम से आंसर लिखिए, चेक कराइए, आराम से आगे बढ़िए, लेकिन पढ़िए उसी तरीके से जिस तरीके से यूपीएससी चाहता है, तब तो रिजल्ट आएगा। नहीं तो तैयारी करने वाले बेटा 6 से 8 लाख लोग हैं, हर साल फॉर्म भरते हैं। पास प्रारंभिक परीक्षा में मुश्किल से 12-15 हजार लोग होते हैं, बाकी तो ऐसे ही हैं। और 6 से 8 लाख लोगों में से ये सच्चाई है, जान लीजिए, सीरियस तैयारी करने वाले 50 हजार लोग होते हैं, बाकी तो बस ऐसे ही हैं, आया है फॉर्म तो डाल दीजिए। जो थोड़ी बहुत तैयारी करते हैं वो, उनकी संख्या लगभग 1 से 1.5 लाख है। 50 हजार कोर तैयारी करने वाले हैं, उन्हीं में से रिजल्ट आते हैं फाइनली, क्योंकि उनमें कंपटीशन होता है 50 हजार लोगों में, और 15 हजार उनमें से सेलेक्ट होते हैं। उनमें से 35 हजार कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती कर बैठते हैं, या तो उनकी किस्मत खराब होती है कि भाई 2 क्वेश्चन उनके गलत हो गए जल्दबाजी में, किसी भी तरीके से समझ लीजिए। तो कंपटीशन केवल 50 हजार लोगों का है। ध्यान रखना, जो सर्किल बनाते हैं ना बेटा, जो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, समझ लीजिएगा। ये आप देखेंगे, ये है वो आपके 50 हजार लोग, ये है आपके 1 से 1.5 लाख लोग, और ये है आपके 6 से लेकर के 8 लाख लोग स्टूडेंट्स। कंपटीशन इन लोगों के बीच में, जिनमें से सेलेक्ट होते हैं। 1-1.5 लाख लोग थोड़ी ढंग से तैयारी करते हैं, जिनमें आप लोग भी शामिल हैं, और ये भीड़ है। तो दोस्तों बस आपसे एक ही गुजारिश है, भीड़ का हिस्सा मत बनिए। अपने आप को यहां से स्टार्ट करके यहां पर लेकर के आइए, बिल्कुल कोर में। जो यहां पर 10-15 हजार सेलेक्ट होते हैं प्रारंभिक परीक्षा में, और उनमें से भी सोचिए सेलेक्ट होते हैं आपके 1000 फाइनल सिलेक्शन। तो मैं चाहता हूं कि आपने यहां से तैयारी शुरू की है तो बिल्कुल कोर में पहुंचे, यहां पर जिसके हम क्या कहते हैं, कोर, वहां पर आप पहुंचे, सिलेक्शन लेकर के जाए। और उसके लिए आपको थोड़ा सा ढंग से यूपीएससी की डिमांड के अनुसार पढ़ना होगा, बस ये समझ लीजिएगा। हिस्ट्री सब पढ़ाते हैं, सब पढ़ते हैं, लेकिन जिस तरीके से हम डिस्कस कर रहे हैं उस तरह से सोच के देखिएगा, किताब में दिया हुआ है, कौन टीचर ऐसे पढ़ा रहा है, किस चैनल पे ऐसे पढ़ाया जा रहा है,
कहां पढ़ा रहे हैं, क्या आपने पढ़ा है? यह है पैटर्न बेटा। खर्च करना है समय तो ऐसे खर्च कीजिए जिससे कि आपका जो रास्ता है ना वो यहां से यहां और अंदर की तरफ चलता चला जाए। ऐसा ना हो कि यहीं के उलझे रह जाएं, बस तो तैयारी कर रहे हैं और इस लाल गोले के अंदर ही फंसे रह जाएं। वो मत करिए आप लोग। बात क्लियर? ये आप समझिए बस। बाकी आप लोग समझदार हैं, बहुत समझदार हैं। इतना आप रखिए, आराम से पढ़िए, करिए। और जिस किसी को मुझसे ज्वाइन करना है, मुझसे जुड़ना है, तो ये मेरे 3 लिंक हैं जिसके थ्रू आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, मेल आईडी, और ये मेरा कोड है जिसका इस्तेमाल स्टडी IQ ऐप पर किसी भी कोर्स को परचेज करते हैं, हिंदी, इंग्लिश, PCS, IAS, किसी भी कोर्स को आप ज्वाइन करते हैं या कोई बुक्स वगैरह परचेज करते हैं, इस कोड को डालेंगे तो आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिलेगा। और जब इसको परचेज करें तो इसको परचेज करने के बाद इसका स्क्रीनशॉट आप मुझे भेज दीजिए। ध्यान रखिएगा, मुझे भेज दीजिए। आपके साथ पर्सनल आपका ग्रुप बनकर तैयार हो जाएगा आपकी पर्सनल गाइडेंस के लिए। ठीक है ना? टेंशन मत लीजिए आप लोग। ओके, थैंक यू वेरी मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।